सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट में यही है, खरीदने से पहले आपको बेचने का कोई ज्ञान नहीं है. फॉर मी द लर्निंग ऑफ लास्ट 30 years इज दैट द स्टॉक मार्केट इज अ माइंड गेम. इफ यू कैन मास्टर योर माइंड यू कैन मेक एनॉर्मस मनी. तो आपके लिए वैल्यू, क्वालिटी, डिफेंस, शुगर कुछ मैटर नहीं करता. कुछ नहीं मैटर. आपके लिए सिर्फ एक स्टॉक का नाम मैटर करता है. नाम नहीं मैटर. थोड़ा सा डीप जाके आप समझाएंगे किस तरीके से आप किसी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं. आपका फोकस ही नहीं है इंडिविजुअल स्टॉक पे. कि मेरे को बहुत बार मालूम भी नहीं होता कि मेरे सिलेक्शन में एक कंपनी आई, वो कंपनी करती क्या है. आप इसको करके देख लो, यू विल फाइंड दैट इट विल बीट द बेंचमार्क. इट विल. आप पिछले 20 साल की स्टडी करके देखो. यू विल हैव टू वॉश आउट व्हाट यू हैव लर्नड सो फार टू accept this internally. Gold is like an insurance for everything else that you are doing. आपने खुद बोला कि गोल्ड एक इंश्योरेंस है. अब आपकी जो इंश्योरेंस है वो आपकी नेटवर्थ का 30% थोड़ी ना हो सकती है. क्यों नहीं हो सकती? कि भाई गोल्ड इज दैट ओनली न्यूट्रल एसेट which is available for the world. So real estate and gold both are enormous when compared to equity, but the noise is about equity. हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टुडे. दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट है. नॉट जस्ट फॉर यू बट फॉर मी ऑल्सो. मैं बहुत टाइम से इनको फॉलो कर रहा हूं. मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा अभी. मैं बहुत टाइम से सर को फॉलो कर रहा हूं, उनके ट्वीट्स फॉलो करता हूं, और कहीं पर अभी हमारी डिस्कशन भी हुई, कहीं ना कहीं पर वो इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेसेस अलाइन करते हैं. शायद मैं इसीलिए इतने टाइम से इतना बड़ा फैन हूं उनका. सो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं नन अदर देन आलोक जैन सर से, हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन. अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स में लंबे पीरियड से हैं, आई एम वेरी श्योर आप इनको जानते होंगे. और जब मैं आपको इनकी कंपनी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो आप समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूं. सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट टुडे, वेलकम टू आवर शो टुडे आलोक सर. एंड आई एम रियली ग्लैड टू मीट यू एंड आई एम पर्सनली होपिंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू टुडे. आप मोमेंटम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं. हाँ जी. और आप चार्ट्स को भी नहीं देखते. आप बैलेंस शीट को भी आप कह रहे हैं कन्वेंशनल तरीके से आप नहीं देखते. हम सिर्फ रेड फ्लैग्स देखते हैं कि कहीं कोई सेबी ने रेड फ्लैग लगा रखा है किसी कंपनी पे, या एक्सचेंज ने कोई रेड फ्लैग लगा रखा है, उन कंपनीज को हम फिल्टर आउट कर देंगे. ठीक है. या किसी कंपनी में हमारे जितनी हमें रिक्वायरमेंट है वॉल्यूम ट्रेड होने की उस स्टॉक में, अगर वो नहीं है उसको फिल्टर आउट कर देंगे. उसके बाद कोई स्पेसिफिक फिल्टर नहीं है, बट देर आर पीपल हु कैन कंबाइन बोथ ऑफ देम. तो ऐसे जैसे मार्क मिनर्विनी है, अभी हमारी बात भी हुई उनके बारे में, तो उनके मॉडल्स में ऐसा होता है कि वो पहले फंडामेंटली फिल्टर आउट करते हैं. राइट. कि ये 3-4 कंडीशंस मीट होनी चाहिए, इतनी अर्निंग्स ग्रोथ होनी चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतना चाहिए. उसके बाद वो कहते हैं अच्छा ये जो सबसेट मेरे को मिल गया, इसके ऊपर मैं अब अपने कुछ और टेक्निकल पैरामीटर्स फिट करूंगा. तो ऐसे भी मतलब मॉडल्स अवेलेबल है. सर, यहाँ पर आपने थोड़ी एक्साइटमेंट मेरी तो इंक्रीज कर दी है. देखिए, आप अपनी स्ट्रेटजी हाइड रखना चाहते हैं, विच इज़ परफेक्टली फाइन, कर भी सकते हैं. लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में जाके समझना चाहूँगा. कोई भी आपकी एक स्ट्रेटजी, आई एम वेरी श्योर आप बहुत सारी स्ट्रेटजीज पे काम कर रहे होंगे. कोई भी एक स्ट्रेटजी में थोड़ा सा डीप जाके आप समझाएंगे किस तरीके से आप किसी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं. हमारे हाइड करने का कुछ है नहीं, इट्स अ ओपन बुक थिंग. मैंने अपसर्च पर भी एक कोर्स किया था, उसमें भी ये स्ट्रेटजी बताई थी. और ये स्ट्रेटजी मैंने सिंपल बता रहा हूँ, हमारी स्ट्रेटजी थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में बताता हूँ आपको. लेट्स से हमें CNX 200 स्टॉक्स इज आवर यूनिवर्स. ठीक है, 200 स्टॉक है हमारे पास. लेट्स से हम उनके 1 ईयर रिटर्न ऑफ रेट ऑफ चेंज उसको हम टैबुलेट कर लेते हैं कि ये 200 स्टॉक में हर स्टॉक का 1 साल की क्या रिटर्न है. ठीक है. ऑब्वियसली यू विल हैव सम स्टॉक्स एट 100%, सम एट 50, सम एट 0, -20, -40, व्हाटएवर. अब हम कहते हैं कि चलो हम 5% एलोकेशन टॉप 20 स्टॉक्स को दे देते हैं. 5%. हमने 20 स्टॉक टॉप के पिक कर लिए कि भाई इन स्टॉक्स ने पिछले साल में बढ़िया परफॉर्मेंस किया है. तो मोमेंटम का क्या बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि इट्स लाइक न्यूटन्स लॉ जैसे है कि व्हेन द बॉल इज रोलिंग इट विल कीप ऑन रोलिंग टिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. तो आप अज्यूम कर रहे हो उस पॉइंट पे कि जो स्टॉक रोल कर रहा है बढ़िया, वो चलेगा भी और आगे. ये आपकी एक assumption है. ठीक है. अंटिल इट इज प्रूवन रॉन्ग. ठीक है. तो आपने 20 स्टॉक को सेलेक्ट कर ली, 5% एलोकेशन भी कर दी, तो आपकी पोजीशन साइजिंग भी हो गई. राइट. अब लेट से 1 महीने बाद हमने देखा कि अब हमारी 1 ईयर लिस्ट क्या है. हो सकता है कुछ 20 में से जो कुछ स्टॉक्स हैं वो 25th पोजीशन पे आ गए हों, कुछ जो 40th पोजीशन पे थे वो 2nd पोजीशन पहुंच गए. अब तो आपने 1 महीने बाद क्या किया, जो उन 20 में से निकल गए स्टॉक्स उनको हटा दिया अपने पोर्टफोलियो में से, और जो न्यू एंट्री आई उनको आपने अंदर ले लिया. अगेन द सेम प्रिंसिपल दैट नाउ दिस लिस्ट ऑफ 20 इज माई की सॉर्ट ऑफ विनिंग टीम.
Whether they will perform or not, we will find out. But as of now, in today's ranking, यार टेनिस प्लेयर की वो वर्ल्ड रैंकिंग 1 है जिसकी, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो अभी परफॉर्म करेगा, राइट? इसका एक और मैं आपको एनालॉजी देता हूँ. लेट्स से आप रेस कोर्स पर 50 घोड़ों ने भागना शुरू किया, निफ्टी 50 हॉर्सेस. 2-3 राउंड्स के बाद 10 घोड़े सबसे आगे वाले पैक में चल रहे हैं, 20 बीच में है और 20 और पीछे हैं. ठीक है, अब आपको कहा जाए कि हु यू विल बेट ऑन, जो सबसे आगे भाग रहे हैं, जो वो पैक है, उस पे आप बेट करो. यू आर नॉट बेटिंग ऑन एनी वन हॉर्स आल्सो. यू आर सेइंग आई एम गोइंग टू बेट ऑन दिस पैक ऑफ हॉर्सेस. इसमें से कुछ विनर निकलेंगे, कुछ नहीं भी निकलेंगे, बट कुछ तो इसमें से ट्रॉफी लेके जाएंगे. ये मेरी असम्पशन है आज की डेट में. फिर 2-3 राउंड हुए हॉर्स के, अब उस 10 में से हो सकता है कुछ स्लिप करके सेकंड में चले गए, कुछ थर्ड में से निकल के फर्स्ट में भी आ गए. अब आप कह रहे हो आई एम चेंजिंग माई बेट, आई एम गोइंग टू बेट ऑन दिस न्यू कोहॉर्ट. मुझे पता है अब रेस खत्म होने वाली है, अब इसमें से कोई जरूर जीतेंगे. तो आप एक ग्रुप पे बेट कर रहे हो. यू आर नॉट, दैट्स लाइक ए पोर्टफोलियो स्टॉक्स. यू आर नॉट बेटिंग ऑन वन इंडिविजुअल स्टॉक्स. आपका फोकस ही नहीं है इंडिविजुअल स्टॉक पे. जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे को बहुत बार मालूम भी नहीं होता कि मेरे सिलेक्शन में कंपनी आई, वो कंपनी करती क्या है. एज लॉन्ग एज माई फिल्टर्स, माई रेड फ्लैग्स आर फिल्टर्ड आउट, आई डोंट केयर. वो मतलब डिफेंस की कंपनी है, स्टील की कंपनी है, शुगर कंपनी है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है. Because you are focusing only on the past, the recent returns जो भी उसके आए हैं, just in case if you are looking at this momentum. तो आप ऐसे एक मोमेंटम स्ट्रेटजी, जैसे मैंने सिंपल सी बताई, आप इसको करके देख लो. यू विल फाइंड दैट इट विल बीट द बेंचमार्क. इट विल. आप पिछले 20 साल की स्टडी करके देख लो. बट क्योंकि ये इतने सिंपल है करना, तो लोग कहेंगे नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है. क्योंकि बोरिंग है, इसलिए. बोरिंग भी है, सिंपल भी है. ये कैसे हो सकता है? इतनी सिंपल चीज कैसे विन कर सकती है? बट आपने टेस्टिंग करी होगी ना इसकी. हमने तो बहुत टेस्टिंग करी होगी, रोलिंग रिटर्न्स निकाले होंगे, सब कुछ करा हुआ है. तो लोग क्यों नहीं करते ऐसा? ये एक, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ साइकोलॉजी. मतलब इससे पहले कि मैं बोलूँ लोग क्यों नहीं करते, मैंने कभी नहीं सोचा, तो मैं भी नहीं करता. बट आई एम डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट दिस कि अगर ये इतना सिंपल है, आई चेज द सिंपल थिंग्स. क्योंकि मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस से समझ में आया है कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस करने की जरूरत नहीं है. आप बेसिक स्ट्रेटजी से पैसे बना सकते हैं. आपको अच्छी हेल्थ चाहिए. हाँ, क्या उसकी रेसिपी है? आप सुबह उठिए, बाहर जाके 5 किलोमीटर वॉक जॉग करके आ जाइए. सिंपल है, बहुत सिंपल है. इजी है करना? इजी नहीं है. इजी नहीं है, सिंपल है. ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल है, इजी नहीं है करना. क्यों? क्योंकि इट विल मेस विद योर माइंड. अब ये स्टॉक 100 रुपये का था, ये 200 रुपये हो गया, अब मैं खरीद रहा हूँ इसको. मैं 200 रुपये क्यों खरीदूँ इसे? आई विल वेट फॉर 100. यू विल हैव टू वॉश आउट व्हाट यू हैव लर्नड सो फार टू accept this internally, that yes, I am okay with buying stocks at 52-week highs. I think this is the most difficult part, washing out what we have learned so far. Exactly. So it's a reverse psychology. I mean, जैसे बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स आती हैं, इतने परसेंटेज लोग मार्केट में पैसे नहीं कमाते. तो वो जो दूसरे परसेंटेज बचा है, जो छोटा सा पोर्शन बचा है, 1%, 2%, 5% वाला, वो कैसे कमा रहे हैं? They are doing something different. So you have to think differently. How can I not do the same what? And in today's AI world, if research is basically just reading balance sheet, वो तो यूएसपी खत्म हो गई. वो तो एज रही नहीं. वो एज खत्म हो गई. वो तो आप ट्रांसक्रिप्ट को आप चैट जीपीटी में डालो और वो पूरा समरी निकाल. So unless humanity moves towards this model, this will not fail. The day it does, it will fail also. But because psychologically it is difficult, हमें साइकोलॉजिकली बताया जाता है. जैसे हम कोई फ़ोन खरीदने जाते हैं, 2-3 वेबसाइट्स पे हम जाएंगे, हम देखेंगे कहाँ सस्ता मिल रहा है, वहाँ डिस्काउंट है, वहाँ कोई कार्ड डिस्काउंट मिल गया, कुछ वहाँ से ले लेंगे हम. सो इट इज़ इनग्रेन्ड इन आवर माइंड टू बाय चीप एंड सेल हायर. व्हाट वी डू इन मोमेंटम इज बाय हायर एंड सेल इवन हायर. तो एक मेंटल गेम है एक्चुअली ये. आप किसी को बोलो कि ये कर लो, आराम से नहीं हो पाएगा, बहुत ट्रेनिंग लगेगी. मैं उसी पे ही आ रहा हूँ. क्या प्रॉब्लम आएगी इसमें? मतलब मैं जेन्युइनली आपकी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना चाहता हूँ. टेस्ट मैं कर लूँगा अपने एंड पे. सो मतलब सॉरी, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन मैं सारी स्ट्रेटजीज टेस्ट करने के बाद ही डिप्लॉय करता हूँ अपने सिस्टम के अंदर. बिल्कुल टेस्ट. लेकिन बल्कि टेस्ट करके मेरे को टेस्ट रिजल्ट भेजिएगा. हाँ, श्योर. आई डेफिनेटली डू दैट. सो मैं टेस्ट करूंगा उसको. रिजल्ट्स आई एम एज्यूमिंग, आई एम टेकिंग ऑन द फेस ऑफ इट कि वो अच्छे आएंगे. साइकोलॉजिकली मैं कहाँ पर अटकूंगा? आप हाई पे खरीदने में हिचकिचाओगे. सपोज कोई स्टॉक आपके फिल्टर में आया और वो पिछले 1 महीने में 40% बढ़ा है. क्या आप वो डिसीजन ले पाओगे कि मैं अपने, सपोज आपकी
कैपिटल है लेट्स से 1 करोड़ और आप 20 स्टॉक ले रहे हो, 5 लाख रुपए आपको लगाने हैं उसमें, क्या आप वो डिसीजन ले पाओगे कि मैं 5 लाख रुपए स्टॉक पे लगा रहा हूँ या अभी कल ही 20% ऊपर बढ़ा था, या आप सोचोगे नहीं नहीं वेट कर लेता हूँ, मैं देख लूंगा, इसको थोड़ा सा करेक्शन आने दो, 5-7% नीचे आने दो तब ले लूंगा, यू नो। सो एंकर बायस रूल जो है आपका, क्या आप अपने रूल पे टिक सकते हो? एज ए ट्रेडर यू कैन एक्चुअली, बिकॉज आपको ट्रेडिंग की प्रैक्टिस है, आप औरों को ट्रेडिंग भी करते हैं आप, लेकिन जो एक कन्वेंशनल इन्वेस्टर है उसको ये प्रैक्टिस नहीं होती रूल फॉलो करने की। वो ये सोचता है कोई आईटी स्टॉक गिर रहा है, अब कब बेचूं इसे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट में यही है, खरीदने से पहले आपको बेचने का कोई ज्ञान नहीं है जो होना चाहिए। बिफोर यू बाय एनीथिंग यू शुड नो हाउ एंड व्हेन यू विल एग्जिट, व्हाट कंडीशंस विल मेक यू एग्जिट, चाहे वो लॉस वाली हो चाहे वो प्रॉफिट वाली हो। लॉस और प्रॉफिट हो। सपोज मैं कन्वेंशनल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, आज कोई कंपनी मेरे को अच्छी लग रही है, बैलेंस शीट पढ़ ली मैंने, सब कुछ हो गया, सब कुछ कर लिया, आज मैं खरीद रहा हूँ। आप आज अपनी डायरी में नोट करके लिख लो कि मैंने आज ये 100 रुपये पे स्टॉक खरीदा है, क्या ऐसी कंडीशंस होंगी एट एनी प्राइस पॉइंट व्हेन आई विल सेल इट आउट। ये तो आई हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग दिस फॉर द लास्ट मोर देन 15 इयर्स, है ना, आपने कर ली, लेकिन 99% लोग नहीं कर सकते। ये मुश्किल है, स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आता कि क्या क्या लिखना है, आप सिर्फ 2-4 पॉइंट लिखेंगे, लेकिन विद टाइम आप इस लिस्ट को भी रिफाइन करते रहेंगे कि 10 पॉइंट लिखना शुरू कर देंगे, किस किस केस में एग्जिट कर जाऊंगा मैं। और जितना आप कॉम्प्लिकेट करोगे अपनी रूल मेकिंग उतनी वो होएगी नहीं बेसिकली, क्योंकि कोई ना कोई रूल आपको, सपोज आपने 20 चेकलिस्ट बना ली, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, ये सारे होंगे तब मैं जाके एग्जिट करूंगा, फिर वो नंबर ऑफ स्टॉक्स ही नहीं आएंगे आपके, वो नंबर ऑफ स्टॉक्स नहीं आएंगे, या वो सारे कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे, स्टॉक 90% गिर चुका होगा जब तक वो सारे सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो इट हैज़ टू बी वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव, वेरी प्रैक्टिकल, और आपको माइंड उस तरह से ट्यून करना पड़ेगा। कुछ लोग हैं, मैं जानता हूँ, जो अपने माइंड को 2 साइलोज में लेके चलते हैं कि भाई ये हमारा फंडामेंटल पोर्टफोलियो है, ये हमारा मोमेंटम ट्रेडिंग या जो कुछ भी कह लीजिए आप, वो पोर्टफोलियो है, और हम इनमें आपस में क्रॉस नहीं करेंगे। ये नहीं कि यहाँ लॉस हो गया, यहाँ लॉस हो गया तो उसको फंडामेंटल में डाल दिया कि भाई इस तो लॉन्ग टर्म में ठीक है। ये 90% लोग यही करते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा तब होगा अगर आप, मतलब मेरे साथ होता था ऐसे, मैंने अपने अकाउंट से सेपरेट कर लिए, मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पा रहा था। सेपरेट करना एंड देन स्टिकिंग विद इट, यू नो। अ लॉट ऑफ टाइम्स किसी ने कोई स्टॉक खरीदा, बहुत बढ़िया फंडामेंटली क्वालिटी, हाई क्वालिटी स्टॉक है, वो 30% गिरा हुआ है, तो लिया था वो इस पर्पज से कि भाई मैं 20% से ज़्यादा इसमें लॉस नहीं लूंगा। सपोज ये रूल था मेरा, कैन नॉट टेक मोर देन 20% लॉस, अब वो 30 हो गया, नाउ यू जस्टिफाइंग टू योरसेल्फ, नहीं नहीं ये तो कंपनी बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, हो जाएगा, ये हो जाएगा। माइंड इतना स्मार्ट है कि वो आप ही को धोखा देता है। एग्जैक्टली, क्योंकि कभी ना कभी आपके माइंड में आया होगा चल 30% तक भी होल्ड कर ही लूंगा, फिर जब वो 30% आया तो आपने सोचा था, मैंने तो सोचा ही था ये, तो माइंड आपके साथ ही प्ले कर देता है। तो फॉर मी द लर्निंग ऑफ लास्ट 30 years इज दैट द स्टॉक मार्केट इज अ माइंड गेम। इफ यू कैन मास्टर योर माइंड यू कैन मेक enormous money. If you cannot master your mind, you cannot make any money. वो जो मनी बनेगा वो लक से बनेगा आपके। जैसे हमारे, क्योंकि मेरे को इतनी मेरी इंटरेक्शन हुई है रिटेल क्लाइंट्स के साथ, हमारी ब्रोकिंग फर्म थी, हज़ारों क्लाइंट्स थे, बहुत कम परसेंटेज लोगों को एक्चुअली पता होता है हम क्यों खरीद रहे हैं। कोई स्टॉक खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं, टीवी देख के खरीद रहे हैं, किसी दोस्त ने कहा इसलिए खरीद रहे हैं, अखबार में पढ़ लिया इसलिए खरीद रहे हैं, एग्जैक्टली क्यों खरीद रहे हैं और क्यों बेचेंगे, ये क्लैरिटी नहीं होती। ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ सेविंग्स, आपने इतनी मेहनत करके पैसे कमाए हैं, फालतू के थोड़ी हैं। यू हैव टू बी इट मोस्ट पीपल डोंट ट्रीट देयर इन्वेस्टिंग लाइक अ बिजनेस, इट शुड बी ट्रीटेड लाइक अ बिजनेस। जैसे मेरी यही फैक्ट्री है, मुझे इसी को चलाना है पूरी ज़िंदगी, तो बहुत ध्यान से मुझे डिसीजंस लेने हैं। और ये हम अभी ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे कि हम अपने बिजनेस से ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करते कि हम ओवरनाइट करोड़पति बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक उस तरीके से स्टॉक मार्केट से भी हम स्लोली एंड स्टेडीली ही बनेंगे। एक्सपेक्टेशंस, रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होना। जैसे अभी कुछ सालों से किसी से बात करो तो कहते हैं जी 25-30% क्या है चीज़ है, कोई रिटर्न नहीं हुई है, यू नो। सो एक्सपेक्टेशंस हैव गॉन वाइल्ड, they are getting reversion to mean हो रहा है एक्सपेक्टेशंस का एक्चुअली, और कुछ नहीं हो रहा मार्केट में। so it's a mind game, you have to practice, you have to meditate, you have to basically bring your mind to that point कि मेरे को अपने, ये मेरे रूल हैं, मुझे इसके भटकना नहीं है इससे ज़्यादा, चाहे कुछ ही हो जाए। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक कि जैसे मिलिट्री जाती है वॉर पे, अब आप वॉर फ्रंट पे हो, अब वो जो लीड कर रहा है मेजर उस प्लेटून को, उसका क्लियर एक प्लान बना हुआ है कि दिस इज माई प्लान ए, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू अटैक, एंड इफ दैट डजंट वर्क दिस इज माई प्लान बी। वो सी और डी नहीं सोच रहा उस समय कि भाई ये नहीं हुआ तो अब मैं सोचूं मैं क्या करूंगा, अच्छा मैं यहाँ से ऐसे कर लूँ। उसका प्लान बना हुआ है, ये करना है, ये नहीं हुआ तो रिट्रीट और एग्जिट। फाइटर पायलट हैज ए एग्जिट
प्लान कि कुछ दिक्कत हुई, अपना एग्जिट शूट करा, बाहर निकल गए। सो दैट एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको, चाहे वो स्टॉक वाइज हो, पोर्टफोलियो वाइज हो, एग्जिट प्लान शुड बी वेरी वेरी क्लियर। मोमेंटम इन्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो अगेन आपके ट्वीट्स क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ तो थोड़ा सा मैं होमवर्क करके आया था। बिल्कुल। इसमें मुझे पर्सनली नहीं लगता है, एंड आपसे मैं चाहूँगा कि आप मुझे उस चीज़ के लिए थोड़ा सा कन्विंस करें। पिछले 2 साल आपको लगता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए टफ रहे हैं? चर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मार्केट्स मतलब वन ऑफ माय स्ट्रेटजीज इज बेस्ड ऑन योर थॉट प्रोसेस ओनली, मैं अभी सिंक कर पा रहा हूँ उस चीज़ को। वो पोर्टफोलियो मुझे पिछले 2-3 साल के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहा, रादर मेरे से मेहनत ज़्यादा करवा रहा है। ऑल्दो मुझे मालूम है कि ये सिक्लिकल होता है, ऐसा होता है, बट मैं आपसे जानना चाहूँगा पिछले 2-3 साल से मोमेंटम इन्वेस्टिंग अगर नहीं चल रहा है, जब से भी आपका वाला थॉट प्रोसेस भी कहीं उसमें चैलेंज आ रहे हैं तो आप उसको कैसे फेस कर रहे हैं, या फिर अगर आप नहीं आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर कभी आएंगे तो आप कैसे उसको डील करने वाले हैं? देखिए, मोमेंटम इन्वेस्टिंग परफॉर्म्स द बेस्ट व्हेन देयर आर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स, नो डाउट। ठीक है, अपवर्ड मोमेंटम आपका स्ट्रांग होगा मार्केट में, तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग उस समय बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा। जब मार्केट चॉपी हो जाएंगी, जैसे कि अभी हुई है, यही है ना, तो उस समय मोमेंटम परफॉर्म नहीं करेगा। उस समय मोस्टली कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा, कुछ वैल्यू परफॉर्म कर जाएगा, बट मोस्टली कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा। सी, आपको ये समझना है कि स्टॉक्स आर नॉट क्लासिफाइड एज कि ये वैल्यू स्टॉक है, ये क्वालिटी स्टॉक है, ये मोमेंटम स्टॉक है। ये तो क्लासिफिकेशंस लोगों ने बना रखी हैं। विदाउट मोमेंटम कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं करता। या मैं ये बोलूं कि जब स्टॉक परफॉर्म करेगा तो उसमें मोमेंटम आएगा ही आएगा। ये कह लीजिए, दैट्स ऑपोजिट वे ऑफ आपने बहुत मेहनत करके, रिसर्च करके वैल्यू स्टॉक ढूंढ लिया, मोमेंटम तो आएगा चलने से 2 पहले। साल से वो चला नहीं है अभी, आप पैसे कमा लोगे उसमें? नहीं। जब चलेगा तभी पैसे कमाओगे ना। तो विदाउट मोमेंटम तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो यू मीन टू से उसके गेट पे आप बैठे हुए मिलोगे उसको। आप गेट पे बैठे मिलोगे। तो मन में ये सोचना कि मोमेंटम नहीं चल रहा है लेकिन कुछ और चल रहा है, वो जो कुछ और चल रहा है वो चला ही नहीं था बहुत टाइम से, इसलिए वो एक मतलब रिवर्जन टू द मीन ऑफ द मार्केट हो रहा है कि इन स्टॉक्स को अभी रेस्ट दे दो, थोड़ा सा इनको, थोड़ा सा डिफेंसिव्स को थोड़ा सा चला दो, यू नो। सो अल्टीमेटली यू नीड मोमेंटम इन एवरीथिंग। कोई फंडामेंटल इन्वेस्टर अर्निंग्स को चेस कर रहा है, ही इज सीइंग मोमेंटम इन अर्निंग्स। कोई सेल्स चेस कर रहा है, कोई मार्जिन चेस कर रहा है, मोमेंटम के बिना तो लाइफ ही नहीं है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि जैसे फॉर एग्जांपल पिछले 2 सालों में क्वालिटी ने परफॉर्म नहीं किया, तो मैं क्वालिटी वाले स्टॉक्स को ही अपने ट्रैक करना शुरू करूं, या फिर वैल्यू में करूं? भाई कोई बस खड़ी हुई है, पंचर हुई हुई, मैं उसमें क्यों छोड़ूंगा? मेरे लिए तो ये बसेस हैं सारी स्टॉक्स, मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूँ, मेरे को A to B जाना है, जोन सी बस आ रही है बढ़िया चल रही है, मैं उसमें छोड़ूंगा ना। एक बस आ गई, वो रुकी हुई है वहां पे 2 घंटे से, मैं क्यों छोड़ूंगा उसमें? तो आपके लिए वैल्यू क्वालिटी डिफेंस शुगर कुछ मैटर नहीं करता, कुछ नहीं मैटर करता। आपके लिए सिर्फ एक स्टॉक का नाम मैटर करता है ना, नाम भी मैटर नहीं एक करता। वॉच लिस्ट मैटर करती है। नाम नहीं मैटर करता। नाम भी नहीं मैटर नाम भी मैटर नहीं करता। नाम उसका सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। परफॉर्मेंस मैटर करती है। तो आपकी जितनी भी स्ट्रैटेजीज है, मान लेते हैं अभी के लिए, मान लेते हैं कि 10 स्ट्रैटेजीज है, 20 स्ट्रैटेजीज है, उन सबके अंदर ही आपका प्राइस मूवमेंट जो है वो आप ट्रैक करते ही करते हैं। इंजन तो वही है सबका, उसकी ट्यूनिंग अलग अलग है। जैसे मारुति 800 में एक इंजन आता है, उसको आप ट्यून कर दोगे तो ऑल्टो बन गई उसकी, ये कर दिया। उसकी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कर दोगे तो कुछ और उसकी BHP निकल आएगी। तो इंजन इज कोर, इंजन इज द सेम, BBC प्रिंसिपल। उसके अराउंड आपने वेरिएंट्स बना लिए कि किसी को ज़्यादा पसंद है कि यू नो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, तो उन पोर्टफोलियोज में कम स्टॉक्स हैं। किसी को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए, किसी को एसेट एलोकेटेड पोर्टफोलियो चाहिए, तो उसमें गोल्ड भी है फॉर इंस्टेंस। तो इस तरीके की वेरिएंट्स हैं, बट कोर इंजन तो वही है कि विदाउट प्राइस नथिंग मूव्स। आपके पास 6000 स्टॉक्स हैं BSE के, या मान लेते हैं 3000 2000 स्टॉक्स हैं NSE के। हाँ जी। आपका सोशल मीडिया हैंडल ये कहता है कि आप बहुत सारे एसेट क्लासेस को और भी ट्रैक करते हैं। हाँ जी। एसेट एलोकेशन के अलावा, विच आई एग्री कि सबके पोर्टफोलियो में सब कुछ होना चाहिए या हो सकता है अगर चाहिए, आपको तो कुछ और ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। देन व्हाई यू आर अ फैन ऑफ गोल्ड, और व्हाई यू आर अ फैन ऑफ, मतलब जब गोल्ड नहीं परफॉर्म कर रहा था फिर आप उसको क्यों होल्ड कर रहे थे? क्योंकि अगर आपका जो मेन एरिया है वो प्राइस है, तो आप तो गोल्ड को तब भी होल्ड करके बैठे थे जब गोल्ड परफॉर्म नहीं करता था। तो मैं डिस्टिंक्शन आपको ये बताता हूँ इसके अंदर कि जो एसेट एलोकेशन है वो प्राइस ओरिएंटेड नहीं है। एसेट एलोकेशन का थॉट प्रोसेस इज नॉट प्राइस। जैसे मेरी एसेट एलोकेशन में, आइडियल एसेट एलोकेशन इज 1/3 1/3 1/3, 1/3 रियल एस्टेट, 1/3 गोल्ड, 1/3 इक्विटी। अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम था, मुझे एलोकेशन का परसेंटेज नहीं ये मालूम मेरी था। एलोकेशन डिजायर है। कभी कभी
वो तो शिफ्ट होती रहेंगी, अभी प्राइसिंग की वजह से भी गोल्ड हो बढ़ा हुआ है तो जाएगी। बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गई हाँ, है, वो शिफ्ट हो गई। बट दिस इज माई डिजायर एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम आई वॉन्ट टू कम टू इट ऑल्सो, राइट? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल, आई मीन सॉरी मैं आपको बीच में बात रोक रहा हाँ, हूँ, नहीं नहीं, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, लेकिन ये वन थर्ड वाला किसी का नहीं है। क्योंकि या मैं हर चीज़ कोई सिंपल रखना चाहता हूँ। आई मीन लोगों ने अपनी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेट कर रखी है, क्यों कर रखी है? सिंप्लीफाई योर लाइफ। आई मीन लोगों को लगता है रियल एस्टेट में पैसे नहीं बनते, आप रियल एस्टेट वालों से बात करो, आपको पता लगेगा कितने पैसे बनते हैं। वो बोलेंगे इक्विटी में पैसे नहीं बनते, वो उस लेवल के पैसे गोल्ड नहीं लोग बनते। सोचते हैं पैसे नहीं बनते। अभी कल ही ल्यूक ग्रोमेन जो बहुत बड़े गोल्ड के मैक्रो इकोनॉमिस्ट हैं, गोल्ड के नहीं मतलब मैक्रो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा है 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर, 6 ये पैरामीटर्स पे मैंने गोल्ड वर्सेस S&P टोटल रिटर्न्स विद अच्छा। डिविडेंड्स री इन्वेस्टेड, अच्छा, गोल्ड कंपेयर हैज किया। गोल्ड हैज बीटन। तो ही सेज यूएस में द गोल्ड हैज बीटन दीज रिटर्न्स, गोल्ड हैज, तो इंडिया ने तो आराम से बीट करेगा वो, क्योंकि यहाँ तो इन्फ्लेशन भी है, मतलब यहाँ पे तो रुपये भी तो डेप्रिशिएट ये होता जो एक डिससर्विस हमारे इक्विटी गुरुज ने करी है कि भाई बाकी सब कुछ बकवास है, इक्विटी में आ जाओ, है। दिस इज आई थिंक ए डिससर्विस टू द इन्वेस्टर्स। अभी आपको इक्विटी बेचना है बेचो, बट दूसरे को क्यों गिरा रहे हो? मतलब वो दे आर डूइंग इक्वली वेल। आई मीन गोल्ड हैज डन एक्सट्रीमली वेल, रियल एस्टेट, देयर आर लेमन्स इन एवरी फील्ड। तो लोग कहते हैं कि नहीं मैंने वो फ्लैट लिया था, वो 20 साल में कुछ नहीं बढ़ा, वो तो एक्सेप्शन, राइट? कुछ भी हो सो सकता है। दैट इज नॉट ए नॉर्म। एवरेज रिटर्न ऑफ रियल एवरेज एस्टेट रिटर्न अगर हम देखो देखें, आप, वो ठीक है इक्विटी जितनी रिटर्न नहीं आएगी, लेकिन आप फिर देन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखो। फिर आप ये देखो कि जब इक्विटी नहीं परफॉर्म कर रही तब वो एसेट्स कैसे परफॉर्म कर रही हैं। अब हमारे कुछ पोर्टफोलियोज हैं जिसमें गोल्ड है, दे हैव बीन फ्लाइंग लाइक एंड नोबडीज बिजनेस बिकॉज ऑफ गोल्ड। सो you have to see what is your aim. Performance or returns is not the only aim, and especially as you will mature, as you will grow older, as you will have more and more corpus, you are not chasing just returns. You want peace of life, you want nice sleep at night कि हाँ मेरी एलोकेशन अच्छी है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता इक्विटी थोड़ी बहुत हिल रही है या गोल्ड ऊपर नीचे जा रहा है, ओवरऑल आई नो आई एम गेनिंग वेल। दैट becomes your core thing. जो भी wealthy families हैं, जैसे हमने AIF शुरू किया and we talk to a lot of wealthy people now, they are not chasing returns कि मेरी 16 नहीं है तो 19 क्यों नहीं है, 18 क्यों नहीं है, 15 क्यों नहीं है। करेक्ट, They are not chasing that. They say first of all security of my capital इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, most important। भाई मैंने पूरी जिंदगी, जो जिन लोगों से हम बात करते हैं वो 50-60 साल के होते हैं नॉर्मली, फैमिली ऑफिसेज ये वो, तो वो ये कहते हैं भाई हमने इतने पैसे कमाए हैं इतने मेहनत करके, इट इज नॉट फॉर रिस्किंग इन सम ट्रेड, इट हैज टू बी प्रॉपर प्लान ऑफ यू नो सिक्योरिंग माई वेल्थ। हाँ उसमें सिक्योर करने के बाद देन 1-2%, 3% ऊपर हम क्या हमें मिल सकता है। सो देयर इज अ रैशनल एक्सपेक्टेशन। इक्विटी मार्केट में क्योंकि ये सारे गुरुजी ने सबने बोल दिया कि भाई 30-40% तो हम करा देंगे, ऐसे कर देंगे, ये लेवरेज ले लो, वो कर लो, वो सारी कहानियाँ अल्टीमेटली फॉल्स फ्लैट ऑन द फेस। सर मैंने आपको बीच में रोका था, आप कुछ बात कर रहे थे, वन थर्ड इज योर आइडियल एलोकेशन। हाँ जी, हाँ जी। आई वुड लाइक यू टू प्लीज टॉक मोर ऑन दिस। व्हाई शुड समवन बी चूजिंग वन थर्ड, या फिर ये एज के साथ अलग होना चाहिए? आपका एसेट एलोकेशन को लेकर क्या मेरे को गोल्ड का, जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि गोल्ड का जो थंब रूल है वो एज डिवाइडेड बाय 2। आपकी अगर लेट्स से 40 एज है तो उसको डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, 20। दैट शुड बी द परसेंटेज ऑफ योर ओवरऑल पोर्टफोलियो इन गोल्ड। जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आई एम 55 तो आई शुड बी लेस देन 33, बट मैं ज़्यादा बुलिश हूँ गोल्ड पे तो मेरे को ज़्यादा रखता हूँ, बट आई शुड हैव बीन अराउंड 27%। ओके, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ। सो ये एक मुझे लगता है कि एक बहुत फेयर, और इसका भी एक अभी रिसेंटली बड़ा ग्लोबल ये जो गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, ये सब अब बोल रहे हैं कि 15 से 20% तो कम से कम होना चाहिए गोल्ड एलोकेशन। आप ये सोचिए कि प्राइवेट वेल्थ इन द वर्ल्ड इज $370 trillion, which is being managed by all these fantastic investment managers. 1% of that is in gold, less than 1%. And they are saying it should go to 5, 10, 15, 20. Entire gold in the world mined till date, उसकी जो मार्केट कैप है आज की डेट में वो $32 ट्रिलियन की है। अगर उसके अंदर 1% भी और प्राइवेट वेल्थ का आ गया, मैं 20% तो कह ही नहीं रहा, अभी 1% से कम है, 1 से 2 भी अगर चला गया, it means $30 trillion will flow into gold. Gold may go 2x, 4x, I don't know where it can go. So we have to see that in the last 50 years, we have created a situation in the financial market where we are just talking financial market. बाकी एसेट्स क्लास को हमने ऐसा कर दिया कि ये तो कुछ है ही नहीं। अब वो
रिवर्जन टू द मीन हो रहा है। तो अगले 2, 5, 10 सालों में आप देखेंगे कमोडिटीज, रियल एस्टेट, ये सब भागता रहेगा। ये मेरे हिसाब से रुकने वाली चीज़ नहीं है। अगर कमोडिटीज बढ़ेंगी तो कमोडिटी के प्रोड्यूसर फिर इक्विटी है हमारी, कमोडिटी के कोई ना कोई तो प्रोड्यूस कर ही रहा बिल्कुल है, बिल्कुल तो उनको फिर दोबारा बेनिफिट होने वाला है। तो डोंट यू फील के आप देखिए जितने भी ये मेटल्स की कंपनीज हैं, हाँ, किस तरह से भागी हैं अभी रिसेंटली। राइट अगेन द पॉइंट इज कि then why I would be going into, why I should be buying copper for example, hypothetically, and why not this metal company? You could do that. It only depends upon कि आपका पर्पस क्या है। जैसे गोल्ड का पर्पस ये है, एक इंश्योरेंस है गोल्ड। गोल्ड इज लाइक एन इंश्योरेंस फॉर everything else that you're doing, whether it is buying a stock, buying a house. Sir, that is my whole point is ना, आपने खुद बोला कि गोल्ड एक इंश्योरेंस है। हाँ, अब आपकी जो इंश्योरेंस है वो आपकी नेटवर्थ का 30% थोड़ी ना हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? दैट इज माय पॉइंट। क्यों नहीं हो सकती? अच्छा, क्योंकि वो आपकी और इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न दे रही है। एक तो दैट इज ए बोनस एक्चुअली। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो आपकी इंश्योरेंस को रिटर्न देगी आपको, लेकिन वो दे रही है उससे ज्यादा। ओके, राइट। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, इफ देर इज ए करेंसी रिस्क, if there is a government risk, political, geopolitical, if there is any risk in failure in terms of systemic failure in your stock markets or stocks, बहुत सारे रिस्क हैं जो हम सोचते ही नहीं इसके बारे में। गोल्ड एक वो एसेट है जिसकी काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है। हर एसेट की काउंटर पार्टी रिस्क होती है, आप सोच के देख लीजिए। गोल्ड इज द ओनली एसेट, इफ यू होल्ड इट फिजिकली, देर इज नो काउंटर पार्टी रिस्क। करेक्ट। इफ इट इज इन योर हैंड, इट इज योर्स। राइट। Why are central banks all over the world accumulating gold? If you can answer that question, you will know why you should also be holding gold. Let me try to answer that question. What I know about why central banks accumulate gold is one, to diversify their risk against US dollar and to mitigate any other kind of risk, which is a geopolitical risk or any other kind of risk dimension. Insurance हो गई, yes. तो इतना क्यों खरीद रहे हैं? मतलब वो भी 1% लेके बैठ सकते थे। आज जो ग्लोबल रिजर्व्स हैं सेंट्रल बैंक्स के, दे हैव गॉन फ्रॉम 10% इन गोल्ड टू ऑलमोस्ट 24% इन गोल्ड। एंड ट्रेडिशनली बिफोर द 1970s इट यूज्ड टू बी 40 to 70%। सो वी आर गोइंग टू ए वर्ल्ड विच यूज्ड टू एग्जिस्ट बिफोर द 70s। ये जो 71 में 15 अगस्त को जो प्रेसिडेंट निक्सन ने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, द निक्सन शॉक, दैट गोल्ड विल नॉट, डॉलर विल नॉट बी बैक्ड बाय गोल्ड एनीमोर। ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया और वो फेल हो गया। फेल नहीं हुआ, बट उसका एक जो टाइम फ्रेम था वो खत्म हो गया। इन द सेंस एक ट्रिफिन्स पैराडॉक्स है, अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो वो ये कहता है कि जो कंट्री रिजर्व करेंसी बनेगी उसको इस साइकिल में से जाना पड़ेगा। उसके डेट बढ़ते चले जाएंगे, उसको अपनी करेंसी एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, दुनिया उसकी करेंसी यूज कर रही है, उसका ट्रेड डेफिसिट रहेगा। और एक पॉइंट पे जाके उसको रिजर्व करेंसी से हटना पड़ेगा, किसी और को वो मेंटल लेना पड़ेगा। और ये हमने देखा है, स्पेनिश करेंसी थी, डच थी, ब्रिटिश करेंसी आई, 100-150 साल की साइकिल्स हैं ये। अब यहाँ की साइकिल पीक आउट हो चुकी है, ट्रस्ट खत्म हो गया कंट्रीज में। जो आप इतने 50 साल से सुन रहे थे, ग्लोबलाइजेशन का एंटायर कॉन्सेप्ट हैज बीन रिवर्स्ड। वो एरा खत्म हो गया है, एरा खत्म हो गया, ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया, सबको अपना अपना देखना इंटरेस्ट। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बहुत पहले बोल दिया था आत्मनिर्भर बन जाओ। इट वाज एक्चुअली फोरसाइट एक्चुअली, इफ यू नाउ थिंक अबाउट इट। ऑल्दो हम कर नहीं पाए, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी जीरो है, वी आर वेरी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, वी डोंट हैव सो मेनी थिंग्स इन आवर कंट्री। वी आर स्टिल ट्राइंग बट हो नहीं पा रहा है। मतलब हमारी आई थिंक एफर्ट उस एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ नहीं लग पाई है। नहीं है, यू नो, वी शुड हैव बीन एक्सप्लोरिंग आवर, वी हैव इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, आप ग्लोबल मेजर्स को बुला के एक्सप्लोरेशन करवा लो। You know, let's not go there, but in the sense that every country is looking out for their own interest. 1971 के बाद जब US को लगा कि भाई हमें अपनी करेंसी डिवैल्यू करनी चाहिए ताकि हमारे मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथन होएगी, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, उन्होंने जापान को, यूरोप को, इन सबको कहा कि आप अपनी करेंसी को अप्रिशिएट करने दो, हमारी करेंसी डिवैल्यू करनी है हमें, आप अप्रिशिएट करने दो। और वो हुआ एक्चुअली, जैपनीज येन बहुत अप्रिशिएट हुआ, यूरो तो था नहीं उस समय, जर्मनी और फ्रांस ने अपनी मार्क्स होते थे, मार्क और फ्रैंक करे। तो उस समय एक ग्लोबल अलायंस था कि यूएस कह रहा तो मान लेंगे बात, आज यूएस कहेगा तो कोई मानने वाला नहीं है। तो रिपीट ऑफ दैट इज इम्पॉसिबल नाउ। चाइना, रशिया, इंडिया चलो फिर भी थोड़े न्यूट्रलिटी पे है अभी, बट नाउ
that era is over. Everybody wants to get out of US dollar or reduce their dominance. US dollar will be used for transaction, but it will not be used for reserve. This is the major differentiation one has to understand. कि डॉलर एज ए करेंसी तो चलता रहेगा, कोई इशू नहीं है, बट नो गवर्नमेंट वांट्स टू कीप इट एज रिजर्व बिकॉज नाउ इट्स ए दे हैव वेपनाइज्ड इट. जब मर्जी किसी भी कंट्री का सीज कर लो ट्रेजरीज, तो अब कोई नहीं रखना चाहता. रशिया तो पूरा ही निकल गया है. करेक्ट. $400 बिलियन का उन्होंने गोल्ड एक्यूमुलेट कर लिया है. ऑल्दो वो बात हो रहा है कि अभी रशिया ने रिसेंटली दोबारा डील करी है, बट मेरे ख्याल से नहीं, वो फेक इट इज ओनली फॉर द फेस ऑफ इट. फेक न्यूज़ है. हाँ, फेक न्यूज़ है. अच्छा, हाँ, न्यूज़ फेक है. न्यूज़ फेक है. कोई देखिए, इतनी लेवल पे जाके जब सोवरेन नेशंस के अंदर वॉर शुरू होती है ना, तो एक दूसरे की करेंसी फिर कोई यूज़ नहीं कर सकता. मतलब वो उन्होंने डिनाई भी कर दिया उसके बाद. अच्छा, फेक न्यूज़ है वो. दे विल डू ट्रेड इफ दे कम टुगेदर, बट दे विल नॉट कीप एनी रिजर्व. ओके ओके. तो रिजर्व क्या बनेगा अब कोई यूएस के ओपोनेंट तो अभी चाइना भी खड़ा नहीं हो पाया इतना. नहीं, आई गॉट योर पॉइंट. आई बाय योर पॉइंट ऑन गोल्ड देन. तो न्यूट्रलिटी ऑफ दैट रिजर्व इज नाउ कमिंग अप कि भाई गोल्ड इज दैट ओनली न्यूट्रल एसेट which is available for the world, and hence every central banker is buying it like crazy. पहले 200, 250, 300 टन खरीदते थे साल में, 3 साल से 1000 टन के आसपास खरीद रहे हैं. इन्वेस्टमेंट डिमांड हैज गॉन थ्रू द रूफ. तो अभी हो सकता है क्योंकि गोल्ड की एक बहुत ज़बरदस्त वेव आई थी जनवरी में, जो आपने देखी होगी. इट मे टेक टाइम टू सेटल डाउन, कूल ऑफ, बट मेरे को ऐसा लगता है कि गोल्ड अभी भी बहुत अंडर ओन्ड है. आप 10 लोगों से बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट गोल्ड 1-2 लोगों के पास ही होगा. ठीक है, ज्वेलरी तो हर घर में होती है, लेकिन हम उसको ज्वेलरी की फॉर्म में होल्ड कर रहे हैं ना. इंडिया का हम ये क्यों नहीं सोच सकते कि हम गोल्ड के ओनर्स हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, इंडिया ओन्स, एज पर माय डेटा, समवेयर बिटवीन 25 to 30,000 टन्स ऑफ गोल्ड. पूरी दुनिया में अगर 3 स्विमिंग पूल हैं गोल्ड के, तो आधा स्विमिंग पूल इंडिया के पास है. हाँ जी. 3 है या 4 है या 3.5 है. तो इतना गोल्ड क्योंकि हम ऑलरेडी ओन कर रहे हैं, तो हमें अलग से इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड ओन करने की क्या जरूरत है? नहीं, अगर आपके पास है उस फॉर्मेट में तो ठीक है, मतलब नो इश्यूज इन दैट. पूरे इंडिया के पास ही है मेरे ख्याल से ऑन एन एवरेज. और मैं समझता हूँ इस वजह से इंडिया बहुत सिक्योर है. हाँ. आप ये देखिए कि वो 30,000 टन की अगर आप वैल्यू आज निकालेंगे, दैट इज $5 ट्रिलियन. यस. एंड उसमें से 5 ट्रिलियन में से 2-3 ट्रिलियन तो अभी बने हैं पिछले 2-3 साल में. तो वेल्थ क्रिएशन कितनी हुई है? $2 ट्रिलियन की वेल्थ क्रिएशन हुई है, जो इंडियंस को मालूम ही नहीं है कि उनका बड़े बड़े गोल्ड की वैल्यू. नहीं मालूम सबको बड़ी तो है कि बढ़ गई है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यूएशन किसी को नहीं मालूम सर. मतलब हाँ, सबको ये मालूम है कि मेरे पास हाँ, एक हार पड़ा हुआ है, क्योंकि बेचना नहीं है. बेचना शायद नहीं है, लेकिन जरूरत के समय पे तो वही बिकता है. और जितनी गोल्ड लोन कंपनीज की आप देखिए रेट ऑफ ग्रोथ क्या आ रही है. हाँ, सही है. उसमें तो वेल्थ क्रिएशन विल परकोलेट टू अदर पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी. ये जो वेल्थ क्रिएट हुई है, अभी इसका आप स्केल देखिए. $5 ट्रिलियन का गोल्ड है हमारे पास. हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स कितनी है? ये हाउस होल्ड के पास गोल्ड इतना है 5 ट्रिलियन का. हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स कितनी है? बहुत कम है इसके कंपैरिजन. 1 ट्रिलियन. हाँ. 1.5 ट्रिलियन. भाई 5 ट्रिलियन की हमारी पूरी मार्केट है. राइट. उसका 15-20%, 20% मान लो, 25% मान लो रिटेल के पास है, उसके ज़्यादा तो नहीं है. जो हमारी सबसे बड़ी वेल्थ है उसके बारे में बात ही ना करें, और जो हमारी 20% वेल्थ है उसके बारे में सारा दिन हल्ला मचता रहता है. तो आप देख रहे हैं कि ये मतलब डिस्पैरिटी है, how much disparity is there. So real estate and gold both are enormous when compared to equity, but the noise is about equity. And I'm not against equity. I'm a person in the equity मैं market. उसी पे ही आ रहा हूँ. हाँ. बस क्योंकि हमने काफी डिस्कशन गोल्ड पे कर ली है. हाँ जी. एसेट एलोकेशन के लिए वापस एक बार हम इक्विटी मार्केट की तरफ चलते हैं. हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग की जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, यू आर लुकिंग एट द मोमेंटम ऑफ प्राइसेस. Yes. Shouldn't we be looking at, or just a thought process for me, what if I look at momentum of earnings? Because I read somewhere that prices are the slave of earnings. अगर earnings बढ़ेंगी तो prices automatically बढ़ेंगी. अगर मुझे आपको लीड करना है कि आप X% या आप किसी स्टॉक को अगर 100 पे परचेज करेंगे, मुझे उसको 80 पे परचेज करना है, तो अगर मैं अर्निंग्स का मोमेंटम देखूंगा, प्राइसेस का मोमेंटम हो सकता है 10 में से 8 बार यहां पर आ जाए, लेकिन 2 बार अभी तक नहीं भी आएगा. तो isn't momentum of earnings a better way of looking compared to momentum of prices? देखिए, थीसिस तो वैसे इट साउंड्स गुड, बट उसमें होल यही है कि अर्निंग आपको कब पता लगती है? क्वार्टर के एंड में, हाफ ईयरली के एंड, 4 महीने बाद पता लग रही है ना. जनवरी में क्या हुआ था? इट्स टू लेट. मार्केट ऑलरेडी नोज इट. सी, हमें आपको पता लगता है क्वार्टरली रिजल्ट जब आता है. राइट. मार्केट को पहले पता लग चुका है. कैसे? हजारों लोग कंपनी में भी काम कर रहे हैं, जिनको दिख रहा है कि सेल्स बढ़ रही है,
ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ज़्यादा इन्वेंट्री निकल रही है डीलर्स को पता है, जो उसके क्या स्कटल बट बोलते हैं, स्कटल बट इन्वेस्टिंग के जाके पूरे चैनल से पता करो क्या हो रहा है। मार्केट ऑलरेडी नोज इट। आपके प्रिंटर को पता है कि मेरे को इस महीने डबल प्रिंटिंग हुई है लेबल्स की, तो मार्केट नोज दिस इन्फॉर्मेशन। यू डोंट हैव टू वेट फॉर क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंसमेंट। वो तो सीधे सारे लोगों को बाद में जाके पता लगता है कि अखबार में पढ़ के कि हाँ जी अच्छा कल ये न्यूज़ आई थी। वो तो मार्केट, यू सी यू आर कंपीटिंग विद 14 करोड़ शार्क्स। 14 करोड़ इन्वेस्टर हैं शायद मार्केट में, उसमें से काफ़ी सारे शार्क्स हैं। तो ये अज्यूम कर लेना कि भाई मेरे को अर्निंग पता लगेगी, उसकी मैं कैलकुलेशन करूंगा, फिर मैं खरीद लूंगा और मैं जीत जाऊंगा। तो एक रेस जिसमें 14 करोड़ लोग लगे हुए हैं, उसमें आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत पुअर है, स्पेशली ऑन इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, कि भाई मेरे को ऐसी कुछ पता है जो किसी और को नहीं पता, बेस्ड ऑन पब्लिक इन्फॉर्मेशन। नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन में तो ठीक है, सब कुछ आप पॉसिबल है खोना, और वो भी बहुत कुछ होता होगा, लेकिन द इशू इज वो जो परकोलेट होती है इंफॉर्मेशन थ्रू नॉन ऑफिशियल चैनल्स, वो भी घूम फिर के मार्केट प्राइस में आ जाती है। अभी देखिए, सपोज कोई रोग एम्प्लॉयज़ हैं, वो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन लीक करके क्या होगा, किसी लेट से कोई ऐसी ऑपरेटर्स हैं मार्केट में हु विल प्ले ऑन दिस इन्फॉर्मेशन। उनको पता है क्वार्टर रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाला है, पहले से पता लग गया उनको। वो क्या करेंगे, वो स्टॉक बाई करेंगे, जितने लोगों से हो सकता है उनसे बाई करवाएंगे। मार्केट को तो पता लग चुका, मतलब राइट, मार्केट प्राइस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टू डिस्काउंट द अर्निंग्स दैट इज गोइंग टू कम 2 months later. करेक्ट। So market will always know, let's say not say always, most time it will know ahead कि what is happening. बहुत बार आपने देखा होगा स्टॉक गिरना शुरू हो गया एकदम से, क्या हुआ है किसी को पता नहीं है अभी, सब अपनी अटकलें लगा रहे हैं क्या हुआ हो सकता है, क्या हुआ एकदम से, वो 30-40% गिर गया, उसके बाद कोई न्यूज़ आएगी और फलां CFO has resigned और contract has been lost with this company. So all that is news and information which comes later. Price has already started to discount it. तो लीडिंग इंडिकेटर प्राइस है। तो अर्निंग्स को अगर आप मोमेंटम चेज करोगे, नॉर्मली वो लैगिंग होगी, नॉर्मली लीडिंग नहीं होगी। और अगर वो लीडिंग होगी भी तो एक क्वार्टर के लिए लीडिंग होगी, उसके बाद मोमेंटम विल टेक ओवर। अगर सपोज सरप्राइज आ गया, किसी को नहीं पता था, मार्केट में नहीं लीक हुई इन्फॉर्मेशन, कुछ नहीं हुआ, तो एक बार के लिए स्टॉक 20% जंप हो गया, अब मोमेंटम प्लेयर्स को समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है इस कंपनी में और क्या नहीं हो रहा। वो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए वो अर्निंग के मोमेंटम की वैल्यू खत्म हो गई। ओके, तो मोस्टली यू विल फाइंड प्राइस इज लीडिंग एंड हेंस relying on price is higher probability, let me say, of success than relying on momentum in numbers of the company. आप ही की बातों से मुझे पता लगा, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी ये कहता है, जो आपने भी कंफर्म किया था, कि मोमेंटम जो है वो चलती मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और जो चॉपी मार्केट्स होती हैं और जो गिरती मार्केट्स होती हैं, गिरती मार्केट में भी ठीक है, हम मोमेंटम वाला उतना लॉस नहीं करेगा क्योंकि उसको मोमेंटम दिखेगा ही नहीं। चॉपी मार्केट सबसे ज़्यादा बुरी रहेंगी उनके लिए। अगर हमारी ये स्ट्रैटेजी मोमेंटम वाली बुलिश मार्केट में ही चलनी है, तो बुलिश में तो सब कुछ चलेगा, फिर मोमेंटम क्यों, फिर कुछ भी क्यों नहीं? क्योंकि चॉपी और डाउनवर्ड मार्केट में कुछ नहीं चलता। ये हमारे दिमाग में होता है कि हमने मोमेंटम स्ट्रैटेजी में तो सिर्फ बुल में कमाना है, डाउनवर्ड में तो हम कुछ में भी कमा लेंगे। डाउनवर्ड में कुछ नहीं कमा रहा होता। कौन सी स्ट्रैटेजी है जो डाउनवर्ड, बाय ओनली स्ट्रैटेजी, शॉर्टिंग में नहीं जाता है, उसकी बातें हैं। कौन सी बाय ओनली स्ट्रैटेजी कमाती है जब मार्केट जोर के नीचे गिरती है? सर उस समय वैल्यू वाले को सस्ते शेयर्स मिल जाते हैं, बस इतना ही होता है, मिलते हैं, कमाते तो वो भी नहीं उस समय, कमाते नहीं है। हाँ, लेकिन कमाते तो वो इन्वेंट्री भर जाती है उनकी, इन्वेंट्री बढ़ती रहेगी, एवरेजिंग होती रहेगी, वो सब होता रहेगा। हाँ, लेकिन कमाएंगे तो वो तभी जब मार्केट चलेगी। हाँ, लेकिन फिर तो थोड़ी सी चलने पे भी वो कमा लेंगे। मोमेंटम वाला एंट्री लेट करेगा, उसके एंट्री लेट कर लेगा। हाँ, लेकिन वो अपने टाइम पे कमाएगा। तो देयर आर डिफरेंट प्लेयर्स इन द मार्केट। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई राइट रॉन्ग नहीं है, बट फ्रॉम ए साइकोलॉजिकल मेंटल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी सिंपल। मेरे 4 रूल है, व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय एंड व्हेन टू सेल। ये 4 रूल मेरे हमेशा क्लियर होने चाहिए मेरे माइंड में, कि मैं ये स्टॉक खरीद रहा हूँ, तो वो मैं हाउ हैव आई कम टू दैट पॉइंट, व्हाई एम आई बाइंग दिस स्टॉक, व्हाट टू बाय। 6000 स्टॉक है, आपने कहा, यही वाला क्यों खरीद रहा हूँ मैं, इससे बेटर अवेलेबल नहीं है क्या?
इसका आंसर तो मैं मिल गया कि मान लेते हैं आपकी वाली स्ट्रेटजी पे चलते हैं, आप उस वाली स्ट्रेटजी हाँ, में मैं इन्हीं 4 हाँ, क्वेश्चंस तो को वो भी 20 टॉप 20 है मेरा व्हाट टू बाय मेरा मैंने व्हाट टू डिफाइन बाय हो वहां गया। पर डिफाइन हो गया। व्हेन टू बाय में क्या करते व्हेन हैं? टू बाय जब वो स्टॉक उस रैंकिंग में पहुंचा है तब आप व्हेन कर रहे हो, जब ठीक है, वो व्हेन 40 का वाला भी जब 20 में आएगा तभी हाँ आप खरीदोगे उसे। हाँ हाँ। हाउ हाउ मच मच टू हमने बाय आपने हमने इक्वल 5% पहले एलोकेशन कर डिफाइन दी, कर दिया था। एग्जिट हमारी जब वो निकल गया तो एग्जिट हो गया। बताइए इससे सिंपल क्लियरिटी हो सकती है किसी इन्वेस्टिंग में? आप ऊपर प्रॉफिट नहीं मूव करते उसके अंदर? आप उसमें एडिशनल रूल डाल लो कि अगर ये 50% बढ़ गया तो मैं 25% निकाल लूंगा, या मैं हर 3 महीने में इसको रिवर्ट टू ओरिजिनल पोजीशन साइज कर दूंगा, सबको 5% फिर कर दूंगा, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बुक हो जाएगा। सो देयर आर वेरिएंट्स, लाइक कन्वेंशनल इन्वेस्टिंग भी 10,000 वे में कर सकते हैं। करेक्ट कोई अर्निंग कर रहा है, कोई सम ऑफ पार्ट्स कर रहा है, कोई करेक्ट कोई डिस्काउंटेड कैश फ्लो कर कैश रहा फ्लो है, कर रहा है। कुछ भी कर सकते हैं ना। इसमें भी वेरिएंट्स आर इनॉर्मस, यू कैन हैव योर ओन पर्सनल कस्टमाइज्ड मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। एक थॉट दे रहा हूँ मैं सिर्फ आपको, क्योंकि मैं खुद भी आपकी मोमेंटम इन्वेस्टिंग का, मैं खुद भी अपनी ट्रेडिंग के अंदर भी उसको फॉलो करता हूँ। जस्ट दैट कि मैं उसको स्विंग ट्रेडिंग बोल रहा हूँ, हाँ, आप ठीक उसमें कुछ और भी चीज़ें देख रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, जो मेरा खुद से क्वेश्चन है एक्चुअली में, जिसका मुझे जवाब अभी तक नहीं मिला। मैं अपने पैसे को मोमेंटम इन्वेस्टिंग, गोल्ड और रियल एस्टेट, इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करने की जगह, एसेट एलोकेशन में डिवाइड करने की जगह, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, गोल्ड को और रियल एस्टेट को मैं अपने पोर्शन का, अपने पूरे पोर्टफोलियो का 20-25% रखता हूँ। लेट अस से मैं 70-75-80% की बात करता हूँ यहाँ ठीक। पर। इसमें अगर मैं अपने पोर्टफोलियो को मोमेंटम रखने की जगह वैल्यू, क्वालिटी, मोमेंटम, इन तीनों में सेग्रीगेट कर दूं, तो क्या इज इट नॉट अ बेटर वे, और इज इट नॉट इक्वली गुड वे? इट कैन या क्या चैलेंजेस हैं मेरे सामने? मैं क्योंकि मैं जेन्युइनली इसको करने की हाँ, सोच रहा हूँ, हाँ। अपने पोर्टफोलियो को शफल करके। मोस्टली नॉर्मल लोगों के लिए चैलेंज ये होगा, अगर वो खुद कर रहे हैं ये, कि टू हैव योर ब्रेन थिंक इन 3 डिफरेंट वेज अबाउट द सेम स्टॉक इज वेरी डिफिकल्ट। कि क्या मैं इसको वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, क्या मैं इसको क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, क्या मैं इसको मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं। स्टॉक तो वही है, राइट? अब मैंने वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद लिया, नहीं चल रहा, मोमेंटम कह रहा है बेच दो इसे, राइट? क्वालिटी कुछ और कह रहा है कि भाई वो न्यूट्रल है और तो वैल्यू कह रहा है। तो अगेन आई मीन इफ यू आर एन एक्सपर्ट हु कैन very strictly follow your rules made for each silo, no questions, नो हार्म इन डूइंग no harm in doing this at all. इसमें भी मेरा जो खुद से मैंने क्वेश्चन पूछा, मैं आपको वो वाले क्वेश्चन बताता हूँ। मेरे लिए डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि मेरा खुद का पैसा है, तो आप बायस तो हो जाओगे, आप जितना मर्जी एक्सपीरियंस रखते हो मार्केट के अंदर। उसमें अगर मेरे पास 10 करोड़ है, और अगर मेरे पास 1 करोड़ है, और अगर मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपए हैं, तीनों के मैंने केसेस बनाए हैं। तो अगर मेरे पास 10 करोड़ है, एक मैं AIF आलोक सर का AIF ले लूँ मैं उसके अंदर, क्योंकि मुझे पता है वो मोमेंटम करने वाले हैं। एक मैं क्वालिटी का कुछ पैसे यहाँ पर डाल दूँ, और कुछ मैं वैल्यू के अंदर डाल दूँ। डू यू थिंक, अगर ये 10 करोड़ की बात हो गई, अगर हम 1 करोड़ की बात कर लेते हैं, या अगर हम 10 लाख की बात कर लेते हैं, तो मैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स में डाल दूँ। 3 टाइप के म्यूचुअल फंड के अंदर वो भी आते हैं हमारे पास। मेरा एक ब्रॉडर क्वेश्चन ये है कि क्या मैं ऐसा करके, जो मैं अभी कर रहा हूं, मैं ब्रॉडली जो आप कर रहे हैं, मैं ब्रॉडली अपने पोर्टफोलियो में वही कर रहा हूं, क्या मैं आपको या अपने करंट रिटर्न्स को बीट कर पाऊंगा इससे, या फिर नहीं कर पाऊंगा? आप मतलब, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग, जहां तक डेटा मैंने देखा है, हाँ, नहीं कर पाएंगे। मोमेंटम इज कंसिडर्ड टू बी ए एनोमली इन द एंटायर फैक्टर सिस्टम, जिसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि क्यों हो रहा है। भाई हर चीज एक्सप्लेन हो रही है ना, अदरवाइज तो वैल्यू तो एक्सप्लेन कर रहे हो आप कि क्यों वैल्यू दिख रही है, ये इसका सम ऑफ पार्ट है, ये वैल्यू है। इट इज एक्सप्लेनेबल व्हाई मोमेंटम एग्जिस्ट, यू नो, दिस फिनोमिना इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यू कांट एक्सप्लेन इट इन द सेंस, जितनी क्वांटिटेटिवली आप वैल्यू को डिफाइन कर पाते हो, उसमें यहाँ पर एक एनिग्मा है। यू नो, फादर ऑफ फाइनेंस कहता है कि भाई मोमेंटम इज एन एनोमली। फामा एंड यूजीन के अगर आपने पढ़ा होगा, जो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का जिन्होंने थ्योरी, उसमें कहते हैं भाई मार्केट मोमेंटम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, इट्स एनोमली। और ये एग्जिस्ट करता है 200 साल के डेटा पे। यूएस में स्टडीज़ हुई हैं इसकी, हमने भी 20-30 साल की स्टडीज़ कर रखी हैं यहाँ पे, जितना भी डेटा अवेलेबल था। इट एग्जिस्ट एंड इट परफॉर्म्स वेरी वेल, एंड इट परफॉर्म्स। गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली की स्टडीज़ हैं 20-20, 25-25 साल की, जिसमें इसको कोई बीट नहीं कर पा रहा। तो एक फिनोमिना है, बिट मिस्टीरियस यू कैन से, बट it rhymes with the human psychology. Now how, if machines take over the market tomorrow, whether this will exist or not, whether this will get
challenged, I don't know, but आज की डेट में it exists and it is a integral part of the market. I mean, you can't, आप सोच सकते हो कि मैंने वैल्यू खरीद ली और मैंने पैसे कमा लिए, बट एक्चुअली में तो आप वैल्यू खरीद रहे हो लेकिन आप मोमेंटम से ही पैसे कमा रहे हो। बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो वैल्यू क्वालिटी बोल के बेचते हैं, बट एक्चुअली में वो मोमेंटम फंड्स हैं। दे आर ओनली चेजिंग प्राइस पे। इज इट? यस, दिस इज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी। मतलब दैट्स आप वेरी आप पोर्टफोलियोज देख लीजिए म्यूचुअल फंड्स के, हाँ। और आप किसी प्योर मोमेंटम का पोर्टफोलियो देख लीजिए, आपको बहुत सारी सिमिलरिटी नजर आ जाएगी। अच्छा, ओवरलैप मिलेगा? ओवरलैप बहुत मिलेगा, ओह नाइस। क्योंकि मोमेंटम बोल के बिकता नहीं ना माल इक्विटी मार्केट में। आप किसी को ये बोल रहे हो कि व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी, आई बाय 52 वीक हाई स्टॉक्स, आप दोगे पैसे मेरे को? नहीं दूंगा मैं, honestly। लेकिन उसको ये बोलूंगा, कुछ भी बोलूंगा, बाय क्वालिटी, सिट टाइट, दे वो कुछ करके मैं बोल दूंगा, तो आप कहोगे हाँ जी ले लो पैसे। तो इट्स अ स्टोरी टेलिंग गिमिक दैट हैपेंस, एंड स्मार्ट मैनेजर्स नो वेयर द मनी इज गेटिंग मेड। राइट, जस्ट अ फ्यू मोर क्वेश्चंस, मैं थोड़ा सा पिक अप योर मोर ब्रेन्स हियर। सो अगेन वापस आता हूँ एक बार ही वापस, जो साइडवेज मार्केट है, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर क्या है, और आई एम वेरी श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको प्रॉब्लम आती होगी, जब आप चर्न करते हैं स्टॉक्स को तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है आपकी। ये भी एक मिथ है, अच्छा, कि बहुत कॉस्ट लग रही है चर्निंग में। मतलब आप चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, लेट्स से एक जीरो ब्रोकरेज अकाउंट लेते हैं, STT कॉस्ट 0.1% लगा लेते हैं, 20 स्टॉक है मेरे पास, कितनी चर्न आप समझते हैं बहुत ज़्यादा चर्न हो जाएगी साल में? 5 बार। एवरेज म्यूचुअल फंड की डेढ़ से 2 चर्न होती हैं। 2 चर्न होती है, 5 में कहना 5 चर्न हो जाएंगी। अब 5 चर्न का क्या मतलब हुआ कि आपने 100 बार ट्रांजेक्शन कर ली उसमें। ठीक है, सपोज हमने नंबर्स ले लेते हैं, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो था, 5-5 लाख लगा रखे थे, 5 करोड़ की ट्रांजेक्शन हो गई। 5 करोड़ की ट्रांजेक्शन पे आपने 0.1% STT लगा ली, कितनी हुई? 50,000 रुपये हुई। 50,000 दोनों साइड मिला के 1 लाख रुपये हो गई। ओरिजिनल आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की थी, 1% का फर्क पड़ा आपको साल में। इज दैट टू मच? इफ द स्ट्रेटेजी गिव्स यू several percentage more in performance, is that 1% worth the effort of not going for it? In this case 1% looks very small, but as per my thought process, जो साइडवेज मार्केट है, आपको लगता है कि वो चर्न इससे ज्यादा उस समय मांगेगा, चाहे वो पूरे साल भर के लिए नहीं होगी? नहीं, एवरेज कह रहा हूँ मैं, 5 साल का ले लो आप, कि उसमें अपवर्ड मार्केट भी है, डाउनवर्ड मार्केट भी है, साइडवेज भी है, उसमें नहीं होगा। मतलब 5 मैंने बहुत आउटलैंडिश लिया है, मतलब 5 नहीं होता। नहीं, उसमें नहीं होगा, उसमें नहीं होगा। बट आई वाज जस्ट लुकिंग एट दिस एरिया, दिस टाइम पीरियड, जब मार्केट जैसे पिछले 1-1.5 साल से लगातार साइडवेज चल रही है। उसमें ऐसा है ना कि एक मार्केट की साइकिल है, आप सोचो कि आई विल टेक द बेस्ट पार्ट आउट ऑफ इट बट नॉट टेक द रेस्ट। थियोरेटिकली इट लुक्स इंटरेस्टिंग, बट प्रैक्टिकली नहीं हो पाता। आप सोचो कि हमने एक ऐसा रूल बना दिया कि हमें कोई ट्रिगर मिलेगा कि मार्केट चल पड़ी है तभी हम इन्वेस्ट करेंगे, वो भी पॉसिबल है। मतलब आप ऐसा कुछ ओवरले बनाओ उसमें कि भाई अब मार्केट रेंज बाउंड हो गई है, मुश्किल है। मैं तो उसकी अपनी इनएफिशिएंसीज हैं। हाँ, उसकी अपनी इनएफिशिएंसी है, वो जो 1% आप बचा रहे हो वो वही निकल जाएंगी। करेक्ट। तो अच्छा, दूसरी एक बड़ी मिथ है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बहुत लग जाएगा इसमें। हाँ, ये भी मेरा एक है ना, तो इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं आज। लेट से हमने 1 साल में सारी जो हमारी चर्न हुई शॉर्ट टर्म हो गई, वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो था, 5-5 लाख लगाए थे, और लेट से हमने 20% कमाए साल में। ठीक है, 20% पे हमें कैपिटल गेन देना पड़ेगा करीबन 20% प्लस वो छोड़ देते हैं जो उनके वो होते हैं ना 20% प्लस जो होता है, उसको कैलकुलेशन के छोड़ देते हैं। ठीक है, 4% आपने कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स दिया। अब उससे हम कंपेयर करते हैं, लेट से हम 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो लेते हैं जिसमें हम कोई चर्न ना करते और साल भर के एंड में बेचते, तो 12.5% हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTC लगता। ठीक है, तो 12.5 लाख रुपए हम वहाँ देते, राइट। अब उस पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस क्या थी? क्या वो 20% होती? दोनों पोर्टफोलियोज की परफॉर्मेंस में गैप कितना है? सपोज वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए उसका। सपोज 14% रिटर्न, जो बेस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं, लॉन्ग टर्म एवरेज 13-14% इसके आसपास है लॉन्ग टर्म एवरेज। 14% पे अगर आप कैलकुलेट करोगे ना 12.5, तो आपको कोई 12% पोस्ट टैक्स रिटर्न आ गई। और इधर मैं कहता हूँ 20 भी ना लो, आप 18 ले लो,
18 पे आपने 20 निकाल दिए तो भी यू आर नियर 14.6, तो फिर भी आप आगे हो डिस्पाइट गिविंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. बट यस, द शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी शुड बी मेकिंग 3-4-5% मोर देन द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, तब गेन है. अगर वो 2% एक्स्ट्रा निकाल पा रही है फिर बराबर है, फिर भी बराबर है. मतलब if mutual fund is giving you 12 and a short term capital gain strategy is giving you let's say 14, they're still the same. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये मैं मानता हूँ कि दे आर नॉट लाइक इनसिग्निफिकेंट, बट दे आर नॉट सिग्निफिकेंट इनफ टू ब्रश ऑफ दैट स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग इफ दैट इज गिविंग यू रिटर्न्स. मार्केट्स अगर आपको लगता है कि यहाँ से नीचे जाएंगी, या फिर मैं ये नहीं बोलता कि नीचे जाएंगी, मे बी परफॉर्मेंस वाले जोन में नहीं है इस समय मार्केट्स, तो अपना पोर्टफोलियो इक्विटी से शिफ्ट करके पूरा गोल्ड या रियल एस्टेट में भी शिफ्ट करने को रेडी होते हैं, या फिर इक्विटी में ही बैठते हैं? 1/3 जो रखना चाहोगे? मेरा मानना यह है कि एलोकेशन कभी नहीं जानी चाहिए. ओके. एलोकेशन अगर मैंने 1/3 इक्विटी की रखी हुई है तो चाहे मैं लिक्विड बीज में बैठ जाऊं जाके, चाहे डिफेंसिव स्टॉक्स में बैठ जाऊं जाके, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट. लाइक हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो जब मार्केट गिर रही होती है तो वो हाई बीटा स्टॉक्स से निकल के डिफेंसिव स्टॉक्स में चले जाते हैं. ओके. जैसे FMCG, मेडिकल, हॉस्पिटल, फार्मा. और फिर जब मार्केट बढ़नी शुरू होती है तो फिर वापस तो सेक्टर रोटेशन ऑटोमेटिक होती है. आप ये देखेंगे इसकी जो एक बहुत ब्यूटीफुल क्वालिटी ऑफ मोमेंटम है, अगर हम वो एग्जांपल ले लें वो 20 स्टॉक वाला, तो जब मार्केट गिर रही है तो वो वाले 20 स्टॉक आ जाएंगे वहाँ पे ऊपर जिन्होंने डिफेंसिव्स हैं. वो तो गिरती मार्केट में आपका पोर्टफोलियो कम गिर रहा है. फिर अगर जब वो मार्केट रिवर्स होएगी तो ऑटोमेटिकली हाई बीटा स्टॉक्स बढ़ने शुरू होंगे. पहले ऑटोज, मेटल्स, ये सब भागने शुरू होंगे. वो धीरे धीरे करके टॉप रैंकिंग में आने शुरू हो जाएंगे. जैसे ही वो आएंगे वो स्विच हो जाओगे आप. तो एक्चुअली में आप सेक्टर रोटेशन भी कर रहे हो ऑटोमेटिकली. बहुत आप वैसे भी सेक्टर एग्नोस्टिक हैं तो आपको उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप नोटिस करेंगे वो सेक्टर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं. एग्जैक्टली. क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग किसी सेक्टर के बारे में पढ़ के बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाते हैं उसके बारे में, लेकिन ये नहीं पता होता फिर आप निकलना कब है सेक्टर से. करेक्ट. तो इसमें सेक्टर रोटेशन भी आपकी ऑटोमेटिक हो रही है, आपको जरूरत ही नहीं है सोचने की सेक्टर के बारे में. तो ये सब चीज़ें हैं जो विच मेक दी कॉन्सेप्ट वेरी कंपेलिंग फॉर मी फ्रॉम ए सिंप्लिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू. इसीलिए वो वीकेंड इन्वेस्टिंग है ना, कि एक बार हफ्ते में एक डिसीजन रीबैलेंस का लेना, कुछ नहीं करना. और उसके अलावा सर वन लास्ट क्वेश्चन. आपने इतनी अच्छी बातें करी जो थियोरेटिकली बहुत ही साउंड है, एंड इट सीम्स लाइक बैक्ड बाय अ लॉट ऑफ रिसर्च, दैट इज फॉर श्योर. प्रैक्टिकली आप पिछले 30 साल से मार्केट में हैं, पिछले एक लंबे पीरियड से आप ये वाली इन्वेस्टिंग स्टाइल को फॉलो भी कर रहे हैं. हाँ जी. What are the difference in the theory and the practice that you have been doing? Is there any? I mean, if there is any, I would like to know that. And if no, then perfectly fine. डिफरेंस इसमें यह है कि आपका जो मेंटल मेकअप है ना, वो इट हैज़ टू बी लाइक ए आयरन फिस्ट. कि आपने एक बार स्टार्ट कर लिया फिर आप डगमगाना नहीं है उससे. तो वो शुरू में मैंने देखा है जो बहुत सारे नए नए प्रैक्टिशनर्स आते हैं, वो मोमेंटम जब ठीक चल रहा है, मार्केट ठीक चल रही है, तब तो मोमेंटम को फॉलो करते हैं. जहाँ गिरना शुरू होता है तो फिर वो डगमगाना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये वाला स्टॉक रख लेते हैं, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, लॉस नहीं बुक करना. दोज काइंड ऑफ बिहेवियरल, आई वुड से इन्वेस्टर बिहेवियर ओरिएंटेशन जो है ना, वो वीक होती है. तो वो स्ट्रॉन्ग करनी बहुत ज़रूरी है. दूसरा जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है, वो ये है कि यू कैन नॉट रन वेरी लार्ज नंबर्स ऑन दिस. और वो लिमिटेशन हर चीज़ की है, वो वैल्यू की भी लिमिटेशन है, वो हर चीज़ की लिमिटेशन है, लेकिन औरों के मुकाबले इसमें वॉल्यूम लिमिटेशंस हैं. सर सॉरी, मैं आपका पॉइंट थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन. व्हाट डू यू मीन बाय यू कैन नॉट रन लार्ज वॉल्यूम? जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. सपोज आप ट्रेडर हो, आपके पास 10 लाख की कैपिटल है. हाँ, ठीक है. आप ऑप्शंस ट्रेडर हो या इंट्राडे कैश में आप ट्रेड करते हो, तो आप 5-5 मिनट पे, 2-2 मिनट की कैंडल पे भी आप ट्रेड कर लोगे विदाउट स्लिपेज. अब आप 10 करोड़ के ट्रेडर हो, क्या आप कर पाओगे वो? नहीं. अब आप 100 करोड़ के ट्रेडर बन गए. तो एज यू ग्रो योर साइज यू हैव टू मूव टू ए हायर टाइम फ्रेम. करेक्ट. तो जो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख करोड़ के म्यूचुअल फंड चला रहे हैं वो चर्न नहीं कर सकते. करेक्ट. ज़्यादा, क्योंकि कॉस्ट आती है, कॉस्ट आती है, एवरेज कॉस्ट नहीं सामने पार्टी नहीं है. हाँ. अब आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं बिना नाम लिए. एक स्मॉल कैप के मैनेजर हुआ करते थे, हैं अभी भी. उन्होंने एक बहुत बड़ा फंड क्रिएट करा स्मॉल कैप का. ओके. 1,500-2,000 करोड़ का. 20 स्टॉक थे उसमें.
100 करोड़ रुपए हर स्टॉक को लगाने पड़ेंगे, ठीक है। मार्केट कैप क्या चूज कर रहे हैं, 500 करोड़, तो ले तो लोगे किसी तरह से आप। जब बेचने गए तो सामने पार्टी नहीं है कोई। 20%, 10%, 15% इक्विटी उस कंपनी की आपने ले ली, जब तक गाड़ी चल रही है तब तक तो ठीक है। जब गिरनी शुरू हुई तो प्रमोटर ही हाथ खींच लेगा कि मैं नहीं लूंगा ये स्टॉक। तो यू हैव टू बिकम a insignificant person in the market you are playing. You cannot be the elephant in the room. So when you said that you cannot have a large volume there or the values there, do you mean जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा वैसे, बट डू यू मीन कि ये स्केलेबल नहीं है? स्केलेबल तो है। कोई भी स्ट्रेटेजी स्केलेबल नहीं है। मोमेंटम तो छोड़ दीजिए, कोई भी स्ट्रेटेजी। आपको क्यों लगता है कि वॉरेन बफेट ने इंडिया में क्यों नहीं 20% एलोकेशन कर ली? क्यों नहीं करी? उनका जो साइज है वो अगर थोड़ी सी भी एलोकेशन करेंगे, हमारे पास वॉल्यूम नहीं है उतना। राइट। मैंने इंस्टीट्यूशनल डीलिंग करी, जब मैं मेंबर था एनएससी का, मैंने इंस्टीट्यूशनल डीलिंग भी करी। तो इंस्टीट्यूशनल डीलिंग करने से पता लगा कि इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट बाय एंड सेल फ्रॉम द मार्केट। राइट। दे नीड एन इंस्टीट्यूशन इन फ्रंट ऑफ देम। द बायर सेलर negotiate on the phone first कि आज ये कर लेते हैं डील ये वाली, then they come to the market and just execute the transaction to be on the screen. They don't buy and sell from the market pool at the screen. Yes. तो इंस्टीट्यूशंस के पास तो वो आप ये देखिए ना, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास कितनी बड़ी एक पावर है कि जब मर्जी जो मर्जी स्टॉक खरीद लो, बेच लो, यू आर इनसिग्निफिकेंट इन द मार्केट। राइट। दे कांट डू दैट। सो एज द इसकी एक और भी इसकी एक इंसाइट ये है कि जो फंड्स बड़े होते चले जाएंगे वो निम्बल फुटेड नहीं रहेंगे। दे विल बिकम मोर लेथार्जिक, दे विल हैव टू बिकम लेस चर्न। उनको अपॉर्चुनिटी सिर्फ टॉप 200 में ही नजर आएगी, क्योंकि 800 वाला स्टॉक या 2000 रैंकिंग वाला स्टॉक तो वो ले ही नहीं सकते, क्योंकि उनके लेने से ही इतनी मूवमेंट आ जाएगी कि उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, बेचने से फिर दोबारा ले ही नहीं पाएंगे, है ही नहीं, सामने पार्टी नहीं मिलेगी मार्केट। तो an individual investor can perform much better than most managers because the freedom is there to buy and sell any stock if they manage their mind well. If they manage mind well. तो वो आप देखिए कि जो बड़े मैनेजर्स हैं, जो बड़े होते चले जा रहे हैं, क्योंकि एक AUM गैदरिंग की एक ये इंडस्ट्री है, भीड़ है, और सबको AUM चाहिए क्योंकि AUM पे परसेंटेज मिलती है। तो वो बड़ा साइज करना है, किसी 2000, 5000, 10000, 20000 करोड़। अभी हमने रिसेंटली देखा म्यूचुअल फंड्स 5000 करोड़ का साइज था, 5 साल में 1 लाख करोड़ के हो गए। तो अल्टीमेटली अनलेस दे फाइंड मार्केट्स वेयर कैन बी अब्सॉर्ब्ड इजीली, दे आर बाइंग एंड सेलिंग। तो उनकी एक चर्न, उनकी निम्बल फुटेडनेस कम होती चली जाएगी। अब 1 लाख करोड़ को 10 लाख करोड़ का बना दो, वो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। और वो हुआ था 10 साल पहले, बहुत बड़ा जो टॉप फंड था वो स्टैग्नेट हो गया था इसी चक्कर में कि इतना बड़ा उनका साइज हो गया था, क्योंकि जबरदस्त ब्रांड, गुड परफॉर्मेंस वाइल दे वर स्मॉलर, लेकिन वो बड़ा होता चला गया। जब बड़ा होता चला जाएगा तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली गिरनी शुरू हो जाएगी। तो ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर को तो मतलब खुशी मनानी चाहिए कि दे हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एनी स्टॉक, एनी इवन माइक्रो कैप स्टॉक भी वो कर सकते हैं, लार्ज स्मॉल सब सारे। बिल्कुल। एक लेसन जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे ऑन द साइड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि मुझे पता है कि ये कर लो, ये कर लो, ये तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट यू सीम टू बी वेरी इंटेलिजेंट अबाउट मैनेजिंग योर रिस्क। रिटेल इन्वेस्टर को अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए, अगर वो आपके वाला थॉट प्रोसेस फॉलो करते हैं या फॉर दैट मैटर कोई भी फॉलो करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को, कि 2, 3, 4 रूल्स जो आपके मन में हमेशा रहते हैं विच डिफाइन यू, वो आप क्या बताना चाहेंगे? एक तो सबसे बड़ी तो एसेट एलोकेशन है। लोग एसेट एलोकेट नहीं करना चाहते, लोग करंट ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, लोग करंट ट्रेंड फॉलो करते हैं, 100% इक्विटी में रखना चाहते हैं। वो कुछ लोगों की अंदर से एक इच्छा भी होती है और वो कॉन्फिडेंट भी होते हैं, वो ठीक है। बट मोस्टली लोग जो एसेट एलोकेट नहीं करते हैं वो लेटर पार्ट ऑफ अ बुल रैली में ही एंटर करते हैं मार्केट्स में, और फिर उनको जोर का झटका पड़ता है। तो एसेट एलोकेशन से क्या होता है कि आपने 33% सपोज मेरी तरह लगा रखी है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, मार्केट 50% गिर जाएगी, मेरे हेल्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? सब अज्यूमिंग those two assets will not change, although gold will go through the roof, but let's say it stays stagnant. My net worth is down by 15%, 17%. Is it the end of the world for me? No. But a person who is very highly allocated to equity, उसके जब 50% मार्केट गिरेगी और हो सकता है स्टॉक 70-80% भी गिर जाएं, तो उसको बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस पे हिट होता है। सबसे बड़ी बात जो है, जो 2008 में मैंने नोट करी कि यू मे बी डूइंग द बेस्ट ऑफ स्ट्रेटजीज
यू मे बी परफॉर्मिंग वेरी वेल, लेकिन जब इस तरीके का एक डेकेडल झटका जब आता है ना, तब आपकी कॉन्फिडेंस हिल जाती है, और वो कॉन्फिडेंस नहीं जाना चाहिए कभी भी. सो यू शुड नेवर बी इन अ सिचुएशन वेयर यू आर इन सच ए डीप स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस, बिकॉज इट प्लेज विद योर माइंड देन. जैसे बहुत सारी ये जो प्रोवर्ब्स है ना, ये कि बाय व्हेन ब्लड इज ऑन द स्ट्रीट, ओनली बाय व्हेन अदर्स ब्लड. तो वो अदर्स ब्लड नहीं है, वो आपका ब्लड भी होता है उसमें. Nobody has cash at that point in the market. That is why the market is falling. So you have to understand the dynamics of the market. Why does a market fall? Because there's not enough new cash to support the market anymore. Yes. And sellers are getting a little fearful. So they are selling. There's no buyer now. It's an auction process. Correct. Right? The auction process will get filled when price comes below enough, where people will say, okay, I'll sell my gold. I'm going to put into equity. Then the prices will rise because now there's new money coming into the market. Correct. तो वो मैकेनिज्म को समझना, इंटरनलाइज करना, फियरफुल नहीं होना है. एक ये मार्केट का जो फियर है ना, ये निकलना चाहिए लोगों के दिमाग से. देयर शुड नॉट बी एनी फियर इन द मार्केट. अब जैसे बहुत तो नहीं, कुछ लोगों से मैं मिलता हूँ. सर, फियर की जगह आप ये नहीं बोलना चाहिए कि देयर शुड नॉट बी इवन दैट मच ओवर कॉन्फिडेंस अबाउट द मार्केट. देखिए, अगर स्ट्रैटेजी से चल रहे हैं, अपना फर्म रूल्स बना के चल रहे हैं, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है. बैक टेस्टेड स्ट्रेटजीज. हाँ, बैक टेस्ट कर लो स्ट्रेटजी, कोई दिक्कत नहीं है. बैक टेस्ट से होता कुछ नहीं है. इट डजंट टेल यू अबाउट द फ्यूचर, बट इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस. इट गिव्स यू कन्विक्शन. यस, इट गिव्स यू कन्विक्शन. और हमेशा अपना वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चलो कि अगर 2008 हो गया फिर से, तो क्या मैं सर्वाइव कर जाऊंगा. ये सिनेरियो बिल्डिंग आपके दिमाग में जरूर होनी चाहिए कि व्हाट हैपेंस इफ आई एम एट द वर्स्ट पॉइंट ऑफ द लास्ट 50 years in the markets. What if it happens tomorrow? Will I survive? Will I be able to rebuild? That should be the building framework for your mind. And that's why asset allocation is very important. That equity goes to zero tomorrow, you still have significant part of your asset to rebuild on. That is the insurance that you cannot, I mean, normally one will not think about it that way. You know, the real estate लोग कहते हैं घर क्यों खरीदना है, घर की तो कोई रिटर्न इतनी नहीं है, 10-12% रिटर्न आ जाएगी, घर क्यों खरीदना है. भाई आप सपोज फैमिली ऑफ 4 हो, यू आर दी प्राइमरी ब्रेड विनर. सपोज आप नहीं हो कल को, योर फैमिली इज ऑन द रोड. डोंट यू थिंक दैट इज अ मिनिमम प्लानिंग यू शुड डू, दैट एटलीस्ट टियर 3 में जाके कहीं आप 2 bedroom का घर ले लो. दैट उनके घर पे उनके लिए लाइफ लॉन्ग एक छत तो रहेगी उनके सर. सो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट रिटर्न ओरिएंटेड, दे रिक्वायर लाइफ प्लानिंग. करेक्ट. बहुत लोगों को मिल जाती है भाई, अपनी पेरेंट से मिल गया कुछ, किसी को घर मिल गया, पेरेंटल होम है, वो बात अलग है. उन है तो फिर बहुत अच्छी बात है. लेकिन जिसके पास नहीं है, दे शुड स्ट्राइव टू हैव दीज बेसिक्स इन देयर लाइफ, बिकॉज नथिंग इज गारंटीड फॉर टुमारो. करेक्ट. कल क्या होगा किसी को नहीं पता, ना मार्केट का ना अपना. करेक्ट. थैंक यू सो मच आलोक सर. इट वाज सच अ एनलाइटनिंग सेशन व्हिच आई एक्सपेक्टेड टू बी. तो मैं जब आज घर से निकला था तो मुझे आपके पास पहुंचने में इट टुक मी अराउंड 3 hours और सो, बट इट इज कम्प्लीटली वर्थ इट. आई मीन, आई वुड से 3 घंटे भी बहुत कम है आपसे मिलने आने के लिए. एंड इट वाज वेरी वेरी एनलाइटनिंग फॉर मी. आई पर्सनली लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू. सो गाइज, आई एम वेरी वेरी श्योर मुझे जो सीखने को मिला, और ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम वेरी श्योर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स आज ज्वेलर से गोल्ड का रेट जरूर पूछेंगे. आपके गोल्ड के फैक्ट्स को सुन के रियल एस्टेट के बारे में जरूर सोचेंगे. और मोमेंटम तो आई एम वेरी श्योर, मैं अभी तक मोमेंटम को लेकर कॉन्फिडेंट था. मेरा कॉन्फिडेंस आपने बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है. थैंक यू सो मच फॉर दैट. सो आई एम वेरी वेरी श्योर आपके भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे. अगर नहीं मिले हैं तो कमेंट्स में आप जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में है इस पूरे थॉट प्रोसेस को लेकर आप कमेंट्स में डाल दीजिए. आई विल एंश्योर कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएं, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले. मैं आलोक सर से पर्सनली वो सारे क्वेश्चंस कोलेट करके डेफिनेटली भेजूंगा एंड आई विल सीक एन आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच. प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच. बाय बाय. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. थैंक यू.